ठीक है। सर मैंने जिस दिन ज्वाइन नहीं किया था उस दिन की आपने वीडियो अपलोड कर दी है क्या? हाँ, कर दी मतलब थी रिकॉर्डिंग? मोंगोडीबी का सेशन 2 करके। मोंगोडीबी सेशन 2 करके मैंने ओके, कर दी थी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो, अभी तक हमने ना ये हमारा जो मर्ज स्टैक होता है पूरा, तो इसमें एम का मतलब होता है मोंगोडीबी। अरे यार क्या, मोंगोडीबी, पता नहीं क्यों लैग कर रहा है। 2 मिनट, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। मम्मी गेट और खिड़की लगी हुई है क्या? गेट और खिड़की लगी हुई है, लगा दो। ये क्या आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हम्म। हाँ, ठीक है। मोंगो डीबी होता है, ई का मतलब होता है हमारा एक्सप्रेस, ठीक है। आर का मतलब होता है हमारा रिएक्ट, और एन का मतलब होता है हमारा नोड जेएस, ठीक है। ठीक है, तो इसमें से हमारा मोंगोडीबी कवर हो चुका है, हमने रिएक्ट कवर कर लिया है। अब ये जो एक्सप्रेस है ना, ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस का पार्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले नोड जेएस पढ़ेंगे और एक्सप्रेस जेएस करेंगे बस अब, ठीक है, और उसी के साथ मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी देखेंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हुआ कि अभी तक हमने जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, उसका यूज़ कैसे था और उसके पहले कैसे काम चलता था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था ना, हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट नहीं थी तब भी हमारे पास लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जैसे पीएचपी, डॉट नेट, और ए एस पी डॉट नेट, ठीक है, और जावा करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि डायनामिक पेजेस, मतलब एच टी एम एल और सी एस एस की मदद से, एच टी एम एल और सी एस एस की मदद से हम स्टैटिक पेज का तो डिज़ाइन कर लेते थे, ठीक है, स्टैटिक पेजेस बना लेते थे। अरे, पता नहीं, लैग थोड़ा ज़्यादा कर रहा आज। तो मिनट। हम्म, ठीक है। तो हमारे पास ए एस पी डॉट नेट, जावा और ये सारी टेक्नोलॉजीज थी। पर क्या हुआ ना कि हम एच टी एम एल और सी एस एस से स्टैटिक पेज तो बना लेते थे, उसको डायनेमिक जब बनाना पड़ता था, डायनेमिक फीचर जब ऐड करने पड़ते थे, तो हम जावा का यूज़ करते थे या फिर पीएचपी का यूज़ करते थे, और ये सीधे डेटाबेसिस से कनेक्ट होते थे, ठीक है, ये डेटाबेसिस से कनेक्ट हुआ करते थे हमारे, है ना। तो हमें जैसे एच टी एम एल सी एस एस में अगर मान लो एक हमारा गूगल फॉर्म है, या मतलब नॉर्मल फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो मैंने मांगा यूज़र से ईमेल दे दो आपका, ईमेल दे दो और पासवर्ड दे दो आप, ठीक है। तो क्या होता था, और जैसे यहाँ पे रहता था सबमिट बटन, ठीक है, इसका काम होता था सबमिट जैसे ही हो तो ये डेटा हमारे पास स्टोर हो जाए,
ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही यूज़र सबमिट पे क्लिक करता था, तो ये ईमेल और पासवर्ड जाता था यहाँ पे, जावा पे, या फिर पीएचपी यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे। फिर वहाँ पे लगे होते थे वैलिडेशंस, ये करता था वैलिडेशंस चेक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, आपने जो ईमेल दिया है, ईमेल जो आप दे रहे हो, क्या उसका फॉर्मेट सही है? फॉर्मेट वगैरह सही है? इस तरीके से पूछता था, ठीक है। अगर फॉर्मेट वगैरह सही है और सारी चीज़ें जो हमारे वैलिडेशंस थे वो सब सही हैं, तो आप क्या करो, जावा जो है इसको डेटाबेस में सेव कर देता था क्वेरी चला के। अगर क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो क्वेरी चला के इसको डेटाबेस में ऐड कर देता था। तो हमारा डेटाबेस है, तो यहाँ पे हमारा जो भी डेटा था वो स्टोर हो जाता था, ठीक है। और ये क्या करता था, रिस्पॉन्ड करता था किससे, कि सक्सेस, कि देखो हमारा ना डेटा ऐड हो गया है ना। और जब वैलिडेशन हो गया, फिर उसके बाद डेटाबेस में ऐड हो गया, तो फिर जावा या पीएचपी दोनों में से जो भी है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो यहाँ पे सक्सेस भेजता था। मतलब स्टेटस 200, 200 का मतलब मैंने बताया था सक्सेस होता है, ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो ऐड हो गया है, इस तरीके से। अब इसमें इशू ये है ना, इसमें ये इशू ये है कि ये तो बात कर ली हमने एच टी एम एल सी एस एस और इसकी, पर इसमें इशू ये होता था कि जैसे मान लो बहुत सारा लोड आ जाए जब, ठीक है, तो ये जो हमारे ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जावा का सर्वर जो है हमारा, ये पूरा सर्वर है, ठीक है। तो ये सर्वर जो है ना, एक कहीं पे रखा होता था, ठीक है। मतलब ये जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये तो आपकी मशीन पे चल रहा है, ये यूज़र है, क्लाइंट जिसको हम बोलते हैं, ये क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट है। और ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलता था कि इस पे कम्युनिकेट करता था और फिर ये 200 देता था, और ये किससे कनेक्टेड होता था, हमारे डेटाबेसेस से, ठीक है। ये डेटाबेस हमारा डीबी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सर्वर होता था हमारा। तो इशू ये है कि जब 10 लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल रहे हैं, तो सबका ईमेल वैलिडिटी जो है वो भी यहाँ पे जाके जावा में चेक हो रही है। तो फिर जावा स्क्रिप्ट आई थी ना, तो उससे क्या होता था कि क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, जिससे क्या होता था कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ईमेल का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कि यहाँ पे कोई भी एक नेम हो, जैसे मान लो अर्थ@gmail.com, ठीक है, gmail.com। अब कोई व्यक्ति अगर डालेगा ना यहाँ पे अर्थ@gmail.com, तो एक तरीके से गलत हो गया, तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, ये जावा चेक करके बोलेगी कि यार आपका गलत है, वापस रिस्पॉन्ड आएगा कि आप इसको करेक्ट करो और फिर सही करो। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये बड़ी हो जा रही थी बहुत। तो ये प्रोसेस हटा दी गई हमारे जावा ने, कैसे, हम जावा स्क्रिप्ट ने, कैसे, कि जावा वगैरह या जो भी बैकएंड लैंग्वेज है वो तो यहाँ पे रखी हुई है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट की मदद से, जावा स्क्रिप्ट की मदद से, जैसे हम रिएक्ट में करते थे ना, सबमिट करने पे एक फंक्शन कॉल होता था, हैंडल सबमिट, तो हम उसी में लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, कि इफ कंडीशन लगा के, कि यहाँ पे ईमेल का फॉर्मेट अगर सही नहीं है, तो यहीं पे आप मैसेज दिखा दो अलर्ट बटन की मदद से, अलर्ट करके, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था हमारा, जब हम ये यूज़ कर रहे थे, तो जावा स्क्रिप्ट से क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट की मदद से हमारा क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट के कारण हम सर्वर, वो क्लाइंट साइड हैंडलिंग कर पा रहे थे डेटा की, ठीक है, और बाकी चीज़ों की, इवेंट्स की, इस तरीके से। अब क्या था, हमारा ये फ्रंट एंड रखा हुआ था, और हमारे इसमें जो सारा काम था वो चल रहा था। मैं चाह रहा था कि जो जावा का काम था, अब ये जो डेवलपर जो थे, उनको ये इशू आ रहा था कि यार हमको दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी अगर हमें पूरी चीज़ें डेवलप करनी है। मतलब पहले एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट सीखूँ, फिर बैक एंड के लिए अलग से जावा सीखूँ, जो अपने आप में एक नई चीज़ है। जावा और जावा स्क्रिप्ट सुनने में एक जैसे, पर हैं दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट बहुत बाद में आई है, और इसका मेनली काम पूरा ब्राउज़र का है, और जावा को सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था कुछ 1982 के आसपास शायद, है ना, या उससे भी पहले बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से उसका सन, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जावा जो है, जावा सीखनी पड़ती थी आपको यहाँ पे क्लाइंट, ये यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। और फिर आप करके ना बैकएंड बना पाते थे, बैकएंड बना पाते थे जो सारी चीज़ें हैंडल कर पाए। और ये क्या करता था, यहाँ पे डेटाबेसेस में ऐड और ये सारी चीज़ें करता था, ठीक है। तो हमने एक एक व्यक्ति आया, उसने क्या करा कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र से निकाला और उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, ठीक है, उसके कोड को मॉडिफाई करा सी सी प्लस प्लस की मदद से। और उसने ना एक नई लैंग्वेज निकाली जिसको हम बोलते हैं नोड जेएस, ठीक है, जो दिखने में पूरी जावा स्क्रिप्ट, काम करने में पूरी जावा स्क्रिप्ट है। और एक जावा स्क्रिप्ट डेवलपर जिसको बैकएंड डेवलपमेंट सीखना, उसके लिए काम बहुत आसान हो गया, आपको अलग से लैंग्वेज नहीं है। अब नोड जेएस अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, आपने रिएक्ट में काम कर लिया है, तो नोड जेएस में काम करना मतलब बहुत ही आसान हो गया। आपको बस टर्मिनोलॉजीज और थ्योरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई नोड जेएस की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि नोड जेएस की मदद से हम क्या करते थे, देखो,
जैसे मान लो मेरा एक पोर्टल है, ठीक है? मेरा एक पोर्टल है जिसका काम क्या है कि डेटाबेस को ऐड करना, डेटाबेस में डेटा को ऐड करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है? ये फ्रंट एंड है मेरा, ये मैंने रिएक्ट पे बनाया है, ठीक है? रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस की मदद। यहाँ पे एक ये फॉर्म वाली वेबसाइट बने जहाँ पे ईमेल आएगा, यहाँ पे यूजर ईमेल लिखेगा और पासवर्ड लिखेगा, ठीक है? अब क्या करेगा, रिएक्ट चेक कर लेगा वैलिडेशंस, चेक कर लेगा वैलिडेशंस, ठीक है? वैलिडेशंस चेक कर लेगा जो भी हैं इफ वगैरह में, कि ईमेल ऐसा होना चाहिए, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। वैलिडेशन चेक करने के बाद ये एक्सियोस की मदद से पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है? ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेज देगा यहाँ पे हमारे बैकएंड पे। तो ये हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड पे, ठीक है? अब ये जो बैकएंड है ना, ये नोड जेएस में लिखा हुआ है, ठीक है? इसका काम क्या है कि यहाँ पर एक सर्वर, मतलब एक अपने आप कोड अपने आप रनिंग होता है, ठीक है? वो वेट कर रहा होता है कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है क्या, कोई जा रही है क्या, इस तरीके से। मतलब वो हर टाइम पे चेक कर रहा होता है कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई, क्या कोई रिक्वेस्ट आई। अब ये जैसी रिक्वेस्ट आएगी ना, तो इस बार इसको स्टेटस आ जाएगा कि रिक्वेस्ट आई है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में चेक करेंगे रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, तो बोलेगा पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो हम इस तरीके से कोड करेंगे कि क्या, जब रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट हो, जब रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो डेटा यूजर ने यहाँ पे सेंड करा है, जैसे पोस्ट के साथ हम यहाँ पे डेटा भी भेजते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे डेटा भी भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में, कि ईमेल, फिर पासवर्ड, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ना हम डेटा को निकाल लेंगे, मतलब फेच कर लेंगे एक तरीके से। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट क्या क्या लेके आएगी पहले, कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, फिर रिक्वेस्ट का जो डेटा है वो आ रहा होगा। तो आप ये डेटा को क्या कर लोगे, यहाँ पर फेच कर लोगे, आप फेच कर लोगे डेटा को, ठीक है? और आप क्या करोगे कि आपके पास ना मोंगोडीबी, यहाँ पे आप मोंगोडीबी जो है हमारा, मोंगोडीबी के एक यूआरएल रहेगा हमारे पास, मोंगोडीबी का एक यूआरएल होगा हमारे पास, ठीक है? तो मोंगोडीबी का जो यूआरएल है, वो उससे हम ना अपने नोड जेएस को कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा फेच करके क्वेरी लिख दूंगा क्या, कि जो भी हमारा डेटाबेस है उसमें जाओ, उसका जो कलेक्शन है, मान लो ये स्टूडेंट की बात हो रही थी, तो स्टूडेंट में जाओ और डॉट इंसर्ट, इंसर्ट वन चला दो आप, इंसर्ट वन। और इसके अंदर जो भी डेटा है, मान लो मैंने डेटा एक्स के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव करा था, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डेटा एक्स, ऐसा चला दो। और जो भी रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पे बता दो कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करेगा हमारा नोड जेएस, ये क्वेरी जो है ना, ये क्वेरी डेटा के साथ यहाँ भेज देगा मोंगोडीबी पे। मोंगोडीबी पे क्वेरी वो अपने आप चला लेगा और डेटा को ऐड कर देगा, और हमको ना एक रिस्पॉन्स मिलेगा कि डेटा जो है आपका सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है? अब ये सक्सेस आती है, हम क्या करेंगे, नोड जेएस में इसको रिसीव करके फ्रंट एंड की तरफ भेज देते हैं कि यस आपका डेटा जो है ऐड हो चुका है। इसी तरीके से फैच रिक्वेस्ट कर सकता है, इसी तरह मॉडिफाई रिक्वेस्ट कर सकता है, इसी तरह डिलीट रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट काम करता है। ये समझ आया इतना? हाँ सर। है ना? अभी इसमें कोई अगर लग रहा है कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो पूछ लो, नहीं, अभी तो आई। ठीक है? तो क्या होता है कि अब देखो, अब क्या है ना, जब नोड जेएस की भी जब शुरुआत हुई, तो इसमें भी शुरू में तो बहुत सारे पैकेजेस थे नहीं। तो नोड जेएस में जो मेजर पैकेजेस है ना जिनका हम यूज़ करेंगे, तो तो मतलब ऐसे तो 4-5 होते हैं, पर ऐसे क्या मेजरली हम जिनका यूज़ करते हैं, वो सबसे पहला है एक्सप्रेस, ठीक है? और उसके बाद हम यूज़ करते हैं यूआरएल, और एक होता है नोडमोन। तीनों का मैं मतलब बताऊँगा, जैसे-जैसे अपन काम करेंगे ना सब क्लियर होगा। पर एक ओवरव्यू मैं इसलिए दे रहा हूँ पैकेजेस जैसे, मतलब? क्या? पैकेजेस मतलब? पैकेजेस मतलब होता है कि ये कुछ अपने आप लिखा हुआ कोड है, जिनको हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लिखते थे ना एनपीएम इंस्टॉल लाइब्रेरीज या पैकेजेस, समझ आया? ओके, ओके, हाँ, तो ओके, ओके। पैकेजेस मतलब क्या होता है, पैकेजेस इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब क्या होता है, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड फंक्शन, ठीक है? क्लासेस एंड फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन मतलब छोटे छोटे टास्क करने के लिए लिखा गया कोड, ठीक है? ऐसा बेसिक्स की तरफ बैक ट्रैक करते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता था कि नोड जेएस जो था शुरू में जब आया, तो एक हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है एच करके, ठीक है? इसके साथ ही शुरू में काम करेंगे अपन। तो इसकी मदद से ना आप सर्वर बिल्ड कर सकते थे, मतलब खुद का सर्वर रन कर सकते थे, उसमें ज़माने भर की चीज़ें करा सकते थे, ठीक है? पर ये ना बहुत हेक्टिक काम हो रहा था, बड़ी एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत हेक्टिक काम हो रहा था। तो इसको काम को ईज़ करने के लिए एक्सप्रेस आया हमारे पास, और एक्सप्रेस की मदद से हमने सारा काम ईज़िली करा। और नोडमोन का काम क्या है, तो क्या होता है हमारा सर्वर जो है ना, हर बार एक बार जैसे हम कोड रन करेंगे ना, तो वो रन होके बंद हो जाता था। मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट उसके लिए चेक करते रहना पड़ेगा उसको। तो बार-बार जैसे हम चेंजेस करते हैं हमारे सर्वर वगैरह में,
तो वो चेंजेस जो हैं सारे के सारे वापस अपने आप रिफ्लेक्ट करके, मतलब सर्वर जैसे मान लो क्रैश हो गया, तो तब तक वापस रन नहीं होगा जब तक उसमें चेंजेस करके वापस से रन ना करा जाए। तो नोटबोन की मदद से हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक सिस्टम सेटअप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो भी सर्वर है, उसमें कोई अगर इश्यू आएगा, तो तब तक क्रैश होगा जब तक उसको चेंज ना करा जाए। जैसे ही उसके चेंजेस फिक्स कर दोगे, तो आपको अलग से सर्वर रन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चालू वापस से हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है नोटबोन का। और यूआरएल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हो jamboard.google.com करके, तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज़ हो गई, ये अगर कभी एक्सट्रैक्ट करनी है या यूआरएल जो भी है इसके बारे में डेटा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद बात आती है हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी की। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोंगूज का। मोंगूज करके एक हमारे पास वो होता है, मतलब एक लाइब्रेरी पैकेज कह लो, जो हमको मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ी बड़ी, जब हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गई पूरी बात। अब देखो, अभी तक हम जैसे कोड लिख रहे थे, तो मैंने क्या बोला कि हम एक सिंगल फाइल में कोड लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल फाइल में मैं पूरा का पूरा सर्वर मेरा बना सकता हूँ, पर वो ना दिखने में अच्छा नहीं है। मैं एक फाइल लूँ, ठीक है, ऐसे फाइल लूँ, और उसमें क्या करूँ, अरे यार 2 मिनट। मैं ना एक ये फाइल लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी मान लो एक index.js करके एक मैंने फाइल बनाई, है ना। और मैंने ना यहाँ पे लिखना शुरू करा। सबसे पहले मैंने क्या करा, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करा, लाइब्रेरीज को वो करा, इंपोर्ट करा। ठीक है, इंपोर्ट करा लाइब्रेरीज को। फिर उसके बाद मैंने ना मोंगोडीबी को इनिशियलाइज करा, मतलब मोंगोडीबी का यूआरएल डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको ऐसे डील करना आप, और सर्वर को इतने पोर्ट पे रन कर दो। ठीक है, ऐसे करके एक पोर्ट नंबर देना पड़ेगा हमको। जैसे हम रिएक्ट चलाते ना, तो लिखा था ना 3000 करके, तो उसमें ना बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है काय में, रिएक्ट में, कि अगर कोई ये इंटरनेट पे डाली हुई एप्लीकेशन नहीं और लोकल कंप्यूटर पे चला है, तो आप 3000 पोर्ट पे इसको रन करो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको खुद से मेंशन करना पड़ता है कि वो कौन से पोर्ट पे चलेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़। और इस तरीके से ना मैं 10 टास्क दे सकता हूँ, मतलब ऐसे मान लो स्टूडेंट और टीचर का डेटा हैंडल करता है, तो मैं 4 रिक्वेस्ट स्टूडेंट की गेट पोस्ट पुट डिलीट कर दूँ, और टीचर के लिए भी गेट पोस्ट पुट डिलीट कर दूँ। तो इस तरीके से ना सारी एक के नीचे मैं बना सकता हूँ रिक्वेस्ट। पर इसमें इश्यू ये होता था कि अगर बहुत बड़ी नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ है जिसमें ऑथेंटिकेशन भी है, जिसमें लॉगिन के अलावा आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन भी हैंडल करना है, और ऐसे कर कर के ज़माने भर के फ़िल्टर सेक्शन भी हैं, तो इस तरीके से एक सिंगल फाइल में बनाना बहुत बेकार चीज़ है। मतलब आप कैसे ढूँढोगे? काम कैसे करोगे? तो इसके लिए हमारे पास ना एक एमवीसी स्ट्रक्चर आता है, एमवीसी, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोल। ये क्या है? एक तरीके से ना फाइल्स को लिखने का तरीका है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो, जिससे ना आपका काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो बोलता है कि एक काम करो, आप यहाँ पे ये लिखो कि जब जो रिक्वेस्ट आई उसको कहाँ पे नेविगेट करना है, और एक फ़ाइल लो जिसमें ना सारे फंक्शंस लिखो। ठीक है? सारे फंक्शंस लिखो। और जैसे स्टूडेंट और टीचर का डेटा, तो स्टूडेंट के फंक्शन के लिए एक स्टूडेंट फंक्शन की एक अलग फ़ाइल बनाओ, टीचर की अलग बनाओ। और इनका जो डेटा है, स्कीमा है, कैसा दिखेगा, उसके लिए आप अलग-अलग फंक्शन बनाओ। तो एक को बोलते हैं मॉडल, एक को बोलते हैं व्यू, एक को बोलते हैं कंट्रोलर, इस तरीके से। ठीक है? ये जब करेंगे तब समझ आएगा। पर ये ओवरव्यू हो गया अपना, ठीक है? जितना बैकएंड को, मतलब अगर ऐसे शुरू डायरेक्ट में करता, तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ होती कि समझ नहीं आ रही होती कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। अब इतने के बाद ऐसा है कि हम जो भी कोडिंग वगैरह करेंगे आगे, तो समझ आ रहा होगा एटलीस्ट कि हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन डायरेक्ट अपने कोई एक खाली फोल्डर में, और वहाँ पे हम करेंगे सारी आगे की नोड जेएस की प्रोग्रामिंग। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है,
हमारे मंस्ट्रेक वाले कोर्स में आ जाते हैं। वो वाइट बोर्ड एंड कर दिया मैंने, ठीक है, आ गया। मंस्ट्रेक वाले कोर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग विथ नोड करके मैं एक फोल्डर बना लूँगा, स्टार्टिंग विथ नोड जेएस, या नोड जेएस करके बना लेता हूँ यहाँ पे, नोड जेएस, ठीक है। इसके अंदर आऊँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू न्यू फोल्डर बनाऊँगा, स्टार्टिंग नोड, या फिर नोड नोड ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरीके से बना लेता हूँ फोल्डर, ठीक है। अब देखो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे कर लूँगा हमारे वीएस कोड को ओपन। डायरेक्ट कमांड लाइन को भी ओपन करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, पर मैं वीएस कोड में कमांड लाइन को खोलूँगा और वहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे। अब ये जो भी हम काम करेंगे ये तभी रन होगा जब नोड जेएस इंस्टॉल होगा, और नोड जेएस हमने रिएक्ट के टाइम कर लिया था इंस्टॉल, तो हमको अलग से करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और हमें ना सबसे पहला जो काम है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी बना लूँगा मैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट टी जिसमें चीज़ें लिखते जाऊँ। सबसे पहला जो काम होता है हमारा है वो इनिशियलाइजिंग, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड रन करते हैं, npm init करके, ठीक है। अरे npm init करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm init। तो ये कमांड रन होते ही ये हमसे सबसे पहले ना नाम पूछेगा। वो बोलेगा कि आप कोई अपना नाम दे दो, या फिर आप जिस फ़ोल्डर में मैं उस हिसाब से नाम रख देता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं नोड ट्यूटोरियल नाम का ही नाम रख रहा हूँ, ठीक है। खुद से कुछ अलग से दूँगा तो वो इसके अंदर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल आस्क यू टू प्रोवाइड अ सूटेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यही का यही चाहिए, तो मैं सिर्फ एंटर दबा दूंगा, ठीक है। अब वर्जन जो भी ये बोल रहा है आप खुद से भी एडिट कर सकते हो कि आपका जो बैकएंड बना रहे हो वो अलग अलग वर्जन में अगर है उस हिसाब से। बाकी अभी के लिए मैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ मैं उसी के साथ जाऊँगा। डिस्क्रिप्शन पूछेगा, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मतलब चाहो तो लिख सकते हो वरना एंटर करके छोड़ भी सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोड जेएस ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरीके से मैंने इतना सा लिख दिया बस, और एंट्री पॉइंट ही पूछ रहा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे जो भी फाइल का नाम लिखोगे एंट्री पॉइंट का, वही की वही फाइल ये सर्व करेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर, सर बट हम्म जैसे यहाँ पे नोट ट्यूटोरियल लिखा तो उसके हम्म। जो अपना नोट ट्यूटोरियल है उसके अंदर दूसरा फ़ोल्डर बन जाएगा क्या सेम नाम से? कि उसी के अंदर फ़ाइल बनेगी? उसके अंदर बन जाएगा, उसके अंदर दूसरा फ़ोल्डर बनेगा कि फ़ाइल बनेगी? फोल्डर फोल्डर बनेगा पूरा, ओके, ओके। ठीक है। करके देखना एक बार, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ यही चाहिए हमें। फिर उसके बाद टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं, गिट रिपॉजिटरी कुछ नहीं, कीवर्ड्स भी कुछ नहीं, ऑथर ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंटर करूँगा, लाइसेंस आईएससी जो भी बोल रहा है एंटर कर दो बस एज इट इज़, ठीक है। यस दबाया मैंने, देखो यहाँ पे एक फाइल बन के आ गई हमारी पैकेज डॉट जेसन करके, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। ये पैकेज डॉट जेसन हमारी फाइल है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर ना एक, इसने बोला था कि एंट्री पॉइंट आप क्या रखोगे, तो मैंने बोला था इंडेक्स डॉट जेएस ही रखूँगा। तो मुझे ना एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, वो इंडेक्स डॉट जेएस नाम की होनी चाहिए, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस करके हमारी फ़ाइल बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहला मैं कोड लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। वहाँ पर ना आप एक वेरिएबल बनाते हो इस तरीके से, और यहाँ पे लिखते हो रिक्वायर। जैसे वहाँ पे वो होता है ना फॉर्मेट इम्पोर्ट फ्रॉम करके ये सब चीज़ें, यहाँ पर ऐसे करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर करके यहाँ पे लिख सकते हो एचटीटीपी, ये पैकेज आप बुलाना चाहते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे एचटीटीपी डॉट, और यहाँ पे लिखोगे आप क्रिएट सर्वर लिख दिया। यहाँ पर आप ना एक फंक्शन लिख सकते हो, आप ऐसे खुद से ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हो, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो सिंटेक्स है आप वो भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो नॉर्मल फंक्शन का हमारा फॉर्मेट होता है किस तरीके से, ये भी लिख सकते हो। अब ये तो दो चीज़ें
एक्सेप्ट करेगा, क्या रिक्वेस्ट जो यूजर बोलेगा, और रिस्पॉन्ड जो कि ये वापस कॉल बैक के टाइम वापस भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन नॉर्मल फंक्शन सिंटेक्स है, ठीक है। ये पूरा हमारा नॉर्मल फंक्शन का सिंटेक्स है जो हमने जावा स्क्रिप्ट में सीखा था, ठीक है। जो कि हमने एक फंक्शन में पास करा जो था http डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है। ये देखना क्रिएट सर्वर कैमल केस में जिसमें एस कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। हेड का मतलब होता है कि कुछ हेडर्स होते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स जाएगा उसके साथ कुछ हेडर्स होते हैं। जैसे 200 का मतलब हो गया सक्सेस, और उसके बाद जो आप स्टेटस दे रहे हो उसका टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंटेंट। ये एज इट इज पास करना है अभी के लिए, ठीक है। जब अपन उसमें काम करने लगेंगे ना एक्सप्रेस में, तो इतनी सारी चीज़ें बार बार कुछ भी लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये काम बहुत ईजिली हो जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट प्लेन इस तरीके से, ये मैंने पास कर दिया हेडर। अब हेडर के बाद ना मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब कुछ भी आप जो लिखना चाहते हो, और यहाँ पे आप जो भी पास करना चाहो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड जो है मैंने यहाँ पे इतना सा कर दिया। और इसके बाद में क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड, मतलब जो हमारा वो था वो एंड कर दो आप। बस इतना सा लिख दिया मैंने अभी के लिए। अब ये जो कुछ भी लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन में रैप है जो क्रिएट सर्वर है, उसके यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा डॉट, और ये सर्वर चलेगा कहाँ वो लिखना पड़ेगा, लिसन, ऐप डॉट लिसन। और यहाँ कोई भी पोर्ट लिख सकते हो, 1111 4 उसका, या फिर 8080 करके लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिखूंगा और मैं इसको ना सेव करूंगा, ठीक है। मैंने सेव करा। अब मैं इसको ना यहाँ पे इस ये क्या बोलते हैं, रन वाला जो यहाँ पर आइकन है उससे भी रन कर सकता हूँ। देखो ये रन करूंगा, ये सर्व कर देगा। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार यहाँ पे जाके देखता हूँ, लोकल होस्ट 3000 तो नहीं, 8080, ठीक है, 8080। देखो हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, बट सर ये थोड़ा मतलब वो सब राइट हेड और ये हाँ, फिर राइट लिखा तो हुआ देखो है। राइट हेड का मतलब था यहाँ पे, देखो रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जो हमसे यूजर पूछेगा, ठीक है। जब हमारा ये सर्वर चल रहा है ना, तो सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और दे दोनों सकता है। अभी हम फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट जो है कहीं से कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या देना है जैसे ही ये शुरू हो सर्वर। इतना समझ आया। ये रिस्पॉन्स का हाँ। मतलब होता है कि हम क्या ब्राउज़र को रिटर्न करने वाले हैं, जहाँ भी ये माँगा जाएगा। जब भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना लोकल होस्ट 8080, तो एक तरीके से हम हुँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सर्व करो। तो बोल रहा है क्या सर्व करूँ मैं? तो ये बोल रहा है कि देखो 8080 पे क्या सर्व करना है हमको। तो ये जो RES है इसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्स, मतलब क्या रिस्पॉन्स आप सर्व सर कर। हुँ। ये कीवर्ड है कि नहीं, नहीं, अपन ने कुछ यहाँ से भी लिख पे सकते हो, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बट इतना याद रखना कि 2 पैरामीटर रहेंगे जो एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है? तो पहले अच्छा, वाले को हम ओके। REQ से रिक्वेस्ट बोल देते हैं और दूसरे वाले को रिस्पॉन्स बोल देते हैं, ठीक है? अब ये जो सेकंड पैरामीटर है उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। राइट हेड का मतलब क्या, हेडर फाइल्स, जो कि मैंने बताया था ना, जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो। और जब एपीआई के साथ काम करते हैं तो अपन यहाँ नेटवर्क्स पे आते हैं। नेटवर्क्स पे आते हैं तो यहाँ पर जो भी क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट हो रही है, जैसे अभी यहाँ पे नहीं आएगा शायद, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये लोकल होस्ट पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप हेडर्स वगैरह चेक कर सकते हो, ये हेडर्स है, ठीक है। तो हेडर्स में देख रहे हो 200 स्टेटस कोड है। हुँ, ये कहाँ से आया, ये हमने दिया यहाँ पे कि राइट हेड 200, मतलब ये स्टेटस दिया हमने 200, ठीक है। और कंटेंट हुँ। टाइप जो हम दे रहे हो प्लेन टेक्स्ट है, ये है। इसकी जगह पे ना ये HTML भी हो सकता है, वो भी देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, हाँ, दिख रहा टेक्स्ट है। प्लेन। तो ये हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर होता है जो कि बताता है ब्राउजर को कि आने क्या वाला है, आने क्या वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पहले बताया, और उसके बाद हमने क्या करा कि क्या अब सर लिखना है जैसे सर्वर को। एचटीएमएल हम्म, एचटीएमएल में होता था वैसे ही कुछ है क्या? कैसे। मतलब कि जैसे मतलब एचटीएमएल में अपन टाइटल वगैरह हेड देते थे हाँ, 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 मतलब हाँ, हेडर में। हाँ, टाइटल के साथ फिर कंटेंट उसके टाइप बाद डॉट एच, बॉडी ये के देखो यहाँ अंदर पे करते हैं HTML5। यहाँ पे नहीं आएगा, वो HTML फाइल नहीं है ना ये। तो उसमें भी ऊपर हुँ, लिखा था ना कंटेंट स्लैश करके।
तो भी उसी के लिए हाँ, होता है कि हाँ। ब्राउज़र को बताने के लिए कि आने क्या वाला है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट प्लेन की जगह पे यहाँ पे एचटीएमएल भी लिख सकते हो, ठीक है? जब ओके। एचटीएमएल सर्व करोगे, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट था जो हम सर्व करना चाह रहे थे, जो कि हमने सर्व करा। एंड का मतलब होता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो भी था हमारा पूरा एंड हो चुका है, जो कि लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करो, ये चलेगा कौन से पोर्ट पे? तो ऐप डॉट लिसन ये, ठीक है? आप चाहते तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि जैसे ही सर्वर शुरू हो तो यहाँ पे ना आप कंसोल डॉट लॉग कर दो, ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 8080, ठीक है? अब ये जैसे ही होगा ना, तो ये देखो, इसको ना मेरे को वापस कंट्रोल सी करना पड़ेगा, मतलब इसको ना किल करना पड़ेगा मेरे को। अरे, या ऐसे, इसके लिए कुछ था यार, कंट्रोल अल्ट एन, कंट्रोल अल्ट एम, ठीक है? कंट्रोल अल्ट एम से मुझे ना ये वो हटाना पड़ा। रुको, यहाँ पर मैं आऊँगा टर्मिनल पे, यहाँ पे आ जाऊँगा, ये हटा दो। यहाँ पे इसको चलाने का एक तरीका भी होता है, नोड npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा मुझे, npm इंडेक्स डॉट जेएस से शायद ये चल जाए, देखते हैं। या नोड इंडेक्स डॉट जेएस किससे चलेगा? ठीक है, नहीं चलेगा इससे। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, या फिर खुद से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। सर ये कंट्रोल ऑल्ट प्लस एम किस लिए यूज हुआ? वो ना, हमारा सर्वर चल रहा था, हमको उसको किल करना था, मतलब कोई फंक्शन चल रहा था, उसको हटाना था, ठीक है? तो देखो, हमको ना यहाँ पे चाहिए है कि जैसे यहाँ पे तो ये की हम क्लिक कर रहे थे तो ये चल जा रही थी स्क्रिप्ट, पर ये जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे या कोई मशीन पे करेंगे तो ये ऐसे तो होगा नहीं, तो उसके लिए ना हमको एक कमांड बनाना पड़ेगा, जो कि हम स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे, और स्टार्ट में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं लिखूँगा npm स्टार्ट, ठीक है? तो ये देखो चल गया हमारा, और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा शायद। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस क्यों नहीं चला फिर? उसके आगे भी npm लगाना पड़ेगा मेरे को शायद। ठीक है, ये देखो, ये ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 8000 लिखा आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब देखो हम्म। यहाँ पे ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 8000 इसीलिए लिखा आया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आएँगे तो यहाँ पे मैंने लिखा था ऐप रनिंग ऑन 8000, मैं यहाँ पे ऐप की जगह इसको कर दूँगा मैं सर्वर, ठीक है? तो ये मैंने चेंज करा एक, ठीक है? चेंज करा, तो ये देखो, ये क्या बोलते हैं, हाँ। चेंज तो रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करा तो यहाँ पे देखो ऐप रनिंग ही लिखा आ रहा है। रिफ्रेश करने का मतलब पता क्या हो रहा है यहाँ पे? जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये बार-बार ना रिक्वेस्ट जा रही है इस सर्वर के पास। तो ये पूरा का पूरा कोड बार-बार रन कर रहा है। जैसे मैंने 4 बार रिफ्रेश करा तो यहाँ 4 बार ये कंसोल हो गया। पर मैंने तो यहाँ पे सर्वर कर दिया ना, ये अब क्यों नहीं चल रहा? तो इसके लिए मेरे को वापस इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, कंट्रोल सी दबाऊँगा तो बोलेगा टर्मिनेट जॉब, मैं बोलूँगा येस, और फिर उसके बाद वापस से अब मैं जब रन करूँगा ना ये नोड इन ये npm स्टार्ट, ये, तो उसके बाद जाके क्या बोलते हैं, वापस से सर्वर रन होगा और उसका जितने भी रिफ्लेक्ट थे ना चेंजेस, ये सारे वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पे अब मैं जाऊँगा, और मैं अब यहाँ पे आके जब रिफ्रेश दबाऊँगा तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे सर्वर रनिंग और पोर्ट लिखा आ रहा है। पर ऐसे तो मैं 10 चीज़ें करूँगा, 10 बार टेस्टिंग करूँगा, तो क्या बार-बार ये रन करूँगा? तो ये ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास पैकेज है नोडमोन, ठीक है? दिख रहा है ना ये? मैंने एक और स्प्लिट टर्मिनल खोल लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, अरे ये ऐसा क्यों आ रहा? चलो, जैसा भी आ रहा है, npm इंस्टॉल नोडमोन, ठीक है? नोडमोन को इंस्टॉल कर लूँगा, एंटर दबाऊँगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, ठीक है? ये देखो हमारा ना इंस्टॉल हो गया। अब जैसे ही मैंने कोई एक पैकेज इंस्टॉल करा है, तो यहाँ पर देखो एक हमारी ना नोड मॉड्यूल करके फ़ोल्डर आ गया, जो पूरा कोड लिखेगा, जो भी आपने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करे हैं उसके, और पैकेज लॉग जेसन करके भी एक फ़ाइल आ गई हमारे पास, ठीक है? जिन दोनों को ही हमें छूना नहीं है। हम आ जाएँगे यहाँ पे सिर्फ़ सीधे-सीधे पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पर ये जो हमारा सर्वर था, इसको वापस से किल करेंगे, कंट्रोल सी, और इसको वाई करके येस करके एलिमिनेट कर देंगे। और हमने नोडमोन जो इंस्टॉल करा है ना, उसका कुछ भी कहीं पे इम्पोर्ट कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे देखो, एक बार चेक करो नोडमोन हो गया है क्या इंस्टॉल? पैकेज डॉट जेसन में आओ, डिपेंडेंसीज़ कहाँ है यहाँ पे? डिपेंडेंसीज़ में देखो, यहाँ पे नोडमोन लिखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है?
तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं नोड की जगह पे ना यहाँ पर क्या लिख दूँगा, अब नोड मॉन लिख दूँगा, बस इतना सा काम करूँगा मैं और कुछ भी नहीं करूँगा। अब इसके बाद देखना, अब मैं जब npm स्टार्ट चलाऊँगा तो क्या होता है। ठीक है, ये नोड वाला जो हमारा था इसको स्प्लिट टर्मिनल हटा दूँगा। अरे गलत वाला हटा दिया, कोई बात नहीं। npm स्टार्ट दबाऊँगा यहाँ। ठीक है, ये चल गया। देखो ये नोड मोन पे चल रहा है अब ये स्टेटस जो है ये नोड मोन के कारण है और ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखा रहा है ना स्टार्टिंग नोड ऐसे करके। ठीक है, अब मैं इंडेक्स में आऊँगा, ज़रा देखो सर्वर को वापस ऐप करूँगा तो क्या होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे करा ना ऐप और कंट्रोल सेव करा तो ये देखो अपने आप रीस्टार्ट हो गया। ये अपने आप रीस्टार्ट हो गया, रीस्टार्टिंग ड्यू टू द चेंजेस लिखा आ गया हमारे पास मैसेज, और ये सब कुछ अपने आप चलेगा। और यहाँ पर हमारा जो भी था, जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो देखो ऐप रनिंग ऑन पोर्ट नंबर लिखाया और यहाँ पे जब मैं लिख दूंगा सर्वर, सर्वर कर दूंगा तो देखो, अरे यार, सर्वर चलाया तो ये वापस से रीस्टार्ट हुआ हमारा सर्वर। और अब जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, मतलब इससे क्या हो रहा है कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको, तो सर्वर लिखा आ गया। तो हमें बार बार हमारा जो ये था क्रैश होने पे ऐप या कोई भी इशू आने पे हमको बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे नोडमोन की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सबसे पहला कि सर्वर कैसे सेटअप करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज के, नॉर्मल एच का यूज़ करके। और इसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा अपन को कि इसका काम क्या होता है नोड जेएस का। तो मैंने पूरा बैकएंड के एस्पेक्ट में तो समझा दिया, पर दूसरी एक चीज़ जो मैंने जावास्क्रिप्ट में बात करी थी कि जावास्क्रिप्ट हमको ना एसिंक्रोनस बिहेवियर स्टैब्लिश करने के लिए मदद करता है। तो वही सेम चीज़ का हम यूज़ करके जब नोड जेएस में भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस बिहेवियर इस्टेब्लिश कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि जब 10 से 12 यूज़र या बहुत सारे यूज़र एक साथ किसी भी आपके सर्वर पे आते हैं रिक्वेस्ट लेने के लिए, तो आप ना एक-एक को वेट नहीं कराते हो, आप सबका काम लेते जाते हो, करते जाते हो और देते जाते हो। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। तो इसलिए जो हमारा नोड जेएस है ना, वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं और अपन इसमें नोड जेएस वगैरह ये चीज़ तो करके देख ली है। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें क्या करके दिखा सकते हैं अपन, और एचटीएमएल वगैरह सर्व करना। जैसे देखो यहाँ पे ना, जैसे ये टेक्स्ट प्लेन था तो टेक्स्ट प्लेन की जगह पे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एचटीएमएल लिख दूँ तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सिर्फ एचटीएमएल लिख दिया मैंने और यहाँ पर ना इसको अब मैं सर्व करा देता हूँ, कंट्रोल एस, तो क्या होगा देखते हैं। ये देखो ये हमारा ना एचटीएमएल का पेज आ गया है पूरा। अब कि मतलब अब देखो ये यहाँ पे अगर आऊँगा ना मैं, मतलब वो जो हमारा टेक्स्ट था ना राइट करके, तो उसने एज अ एचटीएमएल लिख दिया यहाँ पे। ये देखो इसमें आओ तो देखो एक टेक्स्ट करके एक टैग बना दिया है, उसके अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्लेस कर दिया है। जबकि यहाँ पे मैंने जब एचटीएमएल की जगह पे प्लेन कर रखा था ना, तो एचटीएमएल नहीं थी वो, देखो प्लेन लिख दिया ना यहाँ पे। ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस करने पे क्या हो रहा था, देखो वापस रिफ्रेश मारूंगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ना ये खुद से इसने प्रेप स्टाइल करके कुछ बनाया और उसको हेलो वर्ल्ड में प्लेस कर दिया। कहीं से कहीं तक एचटीएमएल नहीं लिखी खुद से इसने। ठीक है, तो इतना सा चेंज था। अब इसी तरीके से ना मैं राइट एचटीएमएल की जगह पे खुद का एक एचटीएमएल पेज भी सर्व करा सकता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई नॉर्मल से इसकी। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो मैंने बोला था हम फंक्शंस और उसमें ब्रेक करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट करना जो बोलते हैं। तो एक मेरा मेरा फंक्शन है, एक मेरा फंक्शन है जो क्या है, जिसका नाम कि वो ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्रीटिंग डॉट जेएसएक्स करके जावा स्क्रिप्ट करके एक मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन क्या है मेरा, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो फंक्शन है मेरा ग्रीट, ग्रीट नाम से मेरा फंक्शन है, कैपिटल लिख देता हूँ, ग्रीट करके एक मेरा फंक्शन है। ठीक है, और वो फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है मेरा, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस तरीके से। ये क्या करता है, रिटर्न नेम, कोई भी एक नेम दे दो यहाँ पे जो वो रिटर्न करे। ठीक है, या फिर हेलो ऐसे, हेलो फ्रॉम अर्थ, ऐसे करके एक मैंने ये फंक्शन बना दिया। बहुत छोटा सा फंक्शन, कुछ भी काम नहीं करता, ये सिर्फ ना हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम अर्थ इतना सा रिटर्न कर लेगा जब भी इसको कॉल करा जाएगा। पर जैसे कि मैंने बताया, चाहे जावा स्क्रिप्ट हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप मॉड्यूल या कुछ बनाते हो तो तब तक आप यूज़ में नहीं ले सकते जब तक उसको आप एक्सपोर्ट ना करो। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स ऐसे करके एक्सपोर्ट्स डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप लगा दोगे तो ये जो फंक्शन है ना इसको एक्सपोर्ट कर देता है। अब आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको ना बुलाना चाहता हूँ इस फंक्शन को जिससे कॉल करूँ, तो मैं यहाँ पे ना ग्रीट जीटी करके एक वेरिएबल में फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। या ग्रीट फंक्शन करके, ग्रीट फंक्शन करके ऐसे वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वायर। अब रिक्वायर तो करा पर कहाँ से, तो देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेम फाइल में ही हम डॉट स्लैश लगा दो आप, और ग्रीटिंग से बुलाना चाहता हूँ मैं इस फंक्शन को। इसने बोला ठीक है बुला लो। अब ये बात हो गई इसको कॉल करने की, तो कॉल कहाँ पे करेंगे अपन, तो कॉल करने के लिए अपन यहाँ पे जैसे देखो ये सर्वर या फिर ये राइट था ना, तो ये हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन ग्रीट फंक्शन डॉट ग्रीट, इस फंक्शन को मैं कर दूंगा कॉल, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि मैं यहाँ से भी नाम नाम लिख दूँ मेरा, चलो यहाँ पे लिख दूँ अर्थ, ठीक है। और ये एक चीज़ एक्सेप्ट करेगा, एक आर्ग्यूमेंट जो कि होता है हमारा नेम, इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लगा दूंगा बैकटिक्स, लो बैकटिक्स लगा दिया। और यहाँ पे जो नाम पास करूँगा मैं, थोड़ा जनरलाइज्ड वे बना दिया मैंने इसको, और यहाँ पे ना ये नेम को रिटर्न कर देगा, इतना सा काम, ठीक है। ये सेव करा मैंने, index.js में आया और मैंने ना इसको भी सेव करा। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मेरे ब्राउज़र पे, इसको करूँगा रिफ्रेश, हेलो फ्रॉम अर्थ लिखा आ गया, ठीक है। प्लेन की जगह यहाँ पे मैं HTML कर दूँगा इसको, ताकि वो वाइट पेज ही रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा ब्लैक पेज, ठीक है। हेलो फ्रॉम अर्थ, यहाँ पे मैं अर्थ की जगह पे यहाँ पे किसी और को का नाम पास करूँगा, तो उसके लिए वो ग्रीट वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रॉम दिशिका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने देखा हमने कैसे मॉड्यूल बनाया खुद से एक दूसरी फाइल में, और उसको यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर खुद से बनाए हुए मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब इसके बाद इसमें बचता है हमारे पास क्या, कि क्रिएट सर्वर वगैरह हो गया है, यूआरएल बोला था मैंने, यूआरएल का यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वेयर करके ना एक इसमें एक लाइब्रेरी है यूआरएल करके, जिसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रिक्वायर यूआरएल ये लिखा आ गया हमारे पास, और इसका काम करके मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारा जो यूआरएल है वो रिक्वेस्ट में आ रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये पूरी की पूरी यूआरएल एक तरीके से रिक्वेस्ट है, ठीक है। कहाँ गया, तो क्या होगा ना यहाँ पे रिक्वेस्ट हेड और जो भी है, तो यहाँ पे कंसोल लॉग कराने की जगह 8080 कराने की जगह मैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें अब रिक्वेस्ट करा के देखूंगा इससे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा यूआरएल के लिए कि कोई भी एक वेरिएबल बना लो, वेर यूआरएल डेटा करके ऐसे वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआरएल डॉट पार्स पार्स ठीक है। पार्स के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। और उसके साथ में क्या कर दूंगा, यहाँ पे ट्रू, और ये कर दूंगा डॉट क्वेरी। इतना चला के देखते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इसको प्रिंट भी करा के देखना पड़ेगा मेरे को, तो यूआरएल का डेटा वेटा जो पार्स हो रहा है क्यों एज इट इज़, उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा सबसे पहले, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा यूआरएल डेटा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है, क्या आता है हमारे पास। मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे इसको ना ऐसे कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पे ऐप क्रैश हो गया हमारा, क्या कंसोल डॉट लॉग कंसोल, अच्छा सी कैपिटल लिख दिया क्या मैंने, ठीक है। वापस रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट करके हमारे पास आ रहा है, एक नल ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब एक डिक्शनरी तो आ रही पर वो नल आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना इस फंक्शन का काम होता है क्वेरी क्वेरी एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। और अभी अगर मैं यूआरएल देखूँ, ये यूआरएल देखूँ, तो यहाँ पर कोई भी क्वेरी है नहीं, इस वजह से वो आ रहा। पर अगर यहाँ पे मैं खुद से क्वेरी क्रिएट कर दूँ, जैसे देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पेयर, मतलब नेम इक्वल टू अर्थ, ठीक है।
इस तरीके से सिर्फ इतना सा कर दूँ, इतना सा कर दूँ, तो देखो ये जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे देखो कुछ होगा। यहाँ पे देखो नेम अर्थ करके प्रिंट होके आ गया। ये 2 मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, घर पे हूँ, क्लास चल रही मेरी। हाँ, ठीक है। और ये इसको लगा शायद कि ना यहाँ पे कंसोल जो है एक अपने आप में कोई डिपेंडेंसी, तो इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यूआरएल के अलग अलग मेथड्स क्या होती हैं। तो यूआरएल के अलग अलग मेथड्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ और मैं लिखूंगा यूआरएल पैकेज, पैकेज मेथड्स। वैसे तो उसमें शायद ये रहता है कि यूआरएल डॉट होस्ट नेम भी आप निकाल सकते हो, जैसे ये तो क्वेरी वाला हो गया। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉट, डॉट नहीं, यू आर एल डॉट होस्ट नेम। शायद ये ऐसी मेथड होती है, देखते हैं इसको एक बार रन करके, अगर नहीं चलेगा तो इसकी मेथड्स फिर चेक करेंगे अपन। इन नोड जेएस, ठीक है। हाँ, यू आर एल डॉट होस्ट होता है, होस्ट नेम होता है, एच रेफ होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे आऊँगा और एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, अनडिफाइंड आ रहा है होस्ट नेम। पहले पार्स करना पड़ेगा, पहले पार्स करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ना अपन पाथ नेम, होस्ट नेम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपन पार्स करेंगे सबसे पहले यूआरएल को। एड्रेस का मतलब होता है कि इसके अंदर ना एक ये पूरा का पूरा यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, ये जो देख रहे हो ये एड्रेस आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, यूआरएल के अंदर। अब यहाँ पे अपने में कहाँ पे आएगा, एड्रेस पे नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा रिक्वेस्ट के अंदर। आ रही क्यों, रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पार्स यूआरएल, पार्स यूआरएल, और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं हम उनको रन कर करके देख सकते हैं। जैसे कि ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास होस्ट है, पाथ नेम है, क्वेरी डॉट ईयर करके, तो ये अलग अलग होंगे, पर हमको मेन बस होस्ट देखना है, होस्ट क्या प्रिंट कर रहा है वो। अगर ये कर रहा है तो फिर मतलब होस्ट और क्वेरी करना था, क्वेरी जो अपन ने देख लिया। यहाँ आते हैं, इसको करके देखते हैं रिफ्रेश, क्या हुआ अब। यू आर एल मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल लिखना था यहाँ पे मेरे को, सॉरी। रिक्वेस्ट में तो बहुत सारी चीज, रिक्वेस्ट भी एक बार कंसोल करा के देखता हूँ मैं, देखो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कैसे कंसोल करा के देखूँ। रिक्वेस्ट की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हेडर्स हो गया, और इस तरीके से एक बार इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, रुको। स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई यूज करके, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, क्या पता शायद चल जाए, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं, अभी वापस क्रैश फ्रेश हो गया होगा शायद। हम्म ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई नहीं चल रहा। ये चल रहा है क्या यू आर एल पार्ट्स वाला, ठीक है। नल करके यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, होस्ट आ रहा है, होस्ट नेम करके देखते हैं। नल नल ही आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोकल होस्ट है शायद, इस वजह से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं खुद का कांस्टेंट ये वाला यूज करके देखूं, मतलब रिक्वेस्ट डॉट इसकी जगह पे, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एड्रेस, यहाँ पे खुद से बना लूंगा एक एड्रेस, ठीक है। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, पार्स यूआरएल का होस्ट वगैरह प्रिंट करा के देख रहा है, ठीक है। तो हम भी पार्स तो कर रहे हैं और पार्स डॉट होस्ट करा के देख रहे हैं, पर ये प्रिंट नहीं हो रहा हमारा। एक और बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, इससे पूरी पूरी स्क्रिप्ट वापस से रन हो।
एच टी टी पी एस लोकल होस्ट इतना लिखा आ रहा है, और उसके बाद ये, ठीक है। और अगर हमको यूआरएल पूरा का पूरा प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास क्या, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000, जो कि हमारा ये था, मतलब ये सबसे पहले ये वाली चीज़ चली। फिर उसके बाद ये इसने दिखा है लोकल होस्ट 8080, जो कि इसका था। फेव आइकन स्लैश आई की ICO, ये दिखा रहा है यूआरएल में। मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये पूरी तरीके से नहीं दिखा रहा है, ये आधा आधा ही दिखा रहा है, इस वजह से वो पूरा प्रिंट नहीं कर पा रहा है एड्रेस। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी थोड़ी सी इसकी, यूआरएल वाले इसकी फीचर की, है ना। और हमने देखा कि बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद ना क्या हो सकता था कि जैसे मैं, मेरे पास समझना, राउटिंग सेटअप करते हैं ना अपन रिएक्ट में, कि मैं बोलता हूँ कि अगर हाँ। हेलो पे जाऊँ तो मेरे पास ये वाला पेज रेंडर हो, और अगर मैं क्या बोलते हैं इंडेक्स पेज पे जाऊँ तो ये वाला पेज रेंडर हो, और अगर मैं सर्विसेज पेज पे जाऊँ तो सर्विसेज वाला रेंडर हो। तो ये सेम चीज़ मैं नोड जेएस में भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं नेम अर्थ की जगह पे क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ और मैं स्लैश यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है। ये करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कंसोल क्या क्या हुआ है डेटा हमारे पास। तो देखो स्लैश इंडेक्स करके हो रहा है, ठीक है। मैं अभी के लिए यूआरएल डेटा को रोक देता हूँ, और ये जो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080 था, बस इसको लिखे रहने दूंगा, है ना। उसके अलावा कुछ भी कंसोल नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सेव करूँगा, मेरे पास सिर्फ 2 मैसेज आने चाहिए, ठीक है, आ रहे हैं। सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, और फिर उसके बाद ये शायद कुछ फेव आइकन करके लिखा आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे मतलब है सिर्फ ये स्लैश इंडेक्स से, ठीक है, स्लैश इंडेक्स से। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़, रुक जाओ, अरे बैक टिक्स की मदद से यहाँ पूरा 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 प्रिंट करा देता हूँ ना। ये वही जावा स्क्रिप्ट वाले बैक टिक्स, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यू आर एल नेव करके ऐसे करके प्रिंट करा देता हूँ मैं। क्या क्रैश करा है इसने अब, अच्छा ये if, ठीक है, कोई गलती नहीं। इसको रिफ्रेश करूँगा वापस से, इंडेक्स पे गया मैं, तो देखो यहाँ पे यूआरएल ने एक बार फेव आई को क्यों बता रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद शायद वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले कोई 8080 पोर्ट पे कुछ रन वगैरह कर रखा होगा, जिस वजह से वो दिखा रहा होगा। यहाँ पे नेटवर्क में जाके देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये वाली चीज़ इसके कारण दिखा रहा है, और एक ही इंडेक्स वाला दिखा रहा है, ठीक है। मुझे तो इंडेक्स वाले से मतलब है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लैश इंडेक्स है अगर, तो यहाँ पे क्या करो आप यहाँ पे ये कर दो रिस्पॉन्स डॉट राइट, मतलब ये ग्रीट तो चलेगा ही चलेगा, पर उसी के साथ आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, ग्रीट मत करो, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर कर दो आप हेलो फ्रॉम इंडेक्स पेज लिखा आ जाएगा, या फिर इतना भी नहीं, दिस इज अ इंडेक्स पेज, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट हो जाए। यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इक्वल टू स्लैश सर्विसेज, ठीक है। तो क्या करो आप, तो आप यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स राइट कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कि दिस इज अ सर्विस पेज, ठीक है, सर्विस पेज। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ आऊँगा, इसको हटाऊँगा, लिखूँगा इंडेक्स, अरे क्रैश हो गया हमारा ऐप, अनहैंडल्ड, क्या हुआ ये,
राइट आफ्टर, अच्छा हाँ सॉरी, हमने ना यहाँ पे एंड कर दिया था अपना, उसके बाद लिख रहे थे, वो नहीं कर सकते आप, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा हमें एकदम एंड में। ठीक है, ठीक है, देखो दिशिका लिखा आया यहाँ पे, फ्रॉम, हेलो फ्रॉम दिशिका, और उसके बाद दिस इज अ इंडेक्स पेज। और यहाँ पे अगर मैं करता, यहाँ पर मैं लिख दूँ सर्विसेज, तो देखो दिस इज अ सर्विस पेज। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पर तो मैं जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है लिख रहा हूँ, पर क्या होता है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट पेजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कैपिटल लेटर वाला, और एक और पेज होता है मेरे पास क्या यहाँ पे, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल करके एक पेज होता है। ठीक है, मैं इनको सर्व करना चाहता, ठीक है, तो हम वो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं उसका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंस है, हाउ टू सर्व एच टी एम एल पेज फ्रॉम Node.js। कोई बिना डिपेंडेंसी के कर सकते हैं क्या, वो देखना चाह रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ फाइल सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, एफ एस। ठीक है, देखते हैं। एक बार यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एच टी एम एल फाइव क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ एक एच वन टैग बना देता हूँ, दिस इज अ सर्विस पेज। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और ये सेम टू सेम मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में डाल दूंगा, और इसको मैं बोल दूंगा दिस इज अ इंडेक्स पेज। ठीक है, अब इंडेक्स पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, राइट पे यहाँ पे इंडेक्स पेज की जगह पे, चला के देखता हूँ इसको। देखते हैं इसको रिजॉल्व करता है या नहीं। कहाँ गया, पर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा फिर, रिफ्रेश करूँगा तो ये वो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा अब तो, बिना एफ एस के। देखो एक ये तरीका तो है ही सही कि आप टेक्स्ट के अंदर ऐसे एच टी एम एल लिख दो, क्योंकि पूरा का पूरा उसके अंदर प्लेस कर रहा होता है, पर मैं चाहता हूँ एक खुद से फाइल बना के सर्व करना। एक्सप्रेस भी यूज़ नहीं करना है, एक्सप्रेस के बिना करना है। ये इंडेक्स फाइल है, उसका सी एस एस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है शायद, उसको करके देखते हैं। राइट की जगह सेंड फाइल फंक्शन, और यहाँ पे स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आई कैपिटल आएगा यहाँ अपने फाइल का। देखते हैं क्रैश हुआ क्या वापस से। वापस फेल हो गया। ये भी एक्सप्रेस यूज कर रहा है। एक काम करते, चैट जीपीटी से पूछते हैं, बाकी तो अपना सब हो गया। वैसे अपन नॉर्मल एच टी एम एल जो चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो एच टी एम एल है सिर्फ इतने ही एच वन लिखना चाहते हैं, तो ये तो एज इट इज
एज इट इज़ मैं कॉपी करके यहाँ जैसे ये जो है ना इंडेक्स में यहाँ पर राइट की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा का ऐसा, ये इस तरीके से। ठीक है, इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे सर्विस लिखना पड़ेगा, यहाँ सर्विस लिखना पड़ेगा मुझे ऐसा। ठीक है, तो ये तो हमारा चल जाएगा। ये यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं जब लिखूंगा सर्विस, ठीक है, तो ये हमारा चल जाएगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंगल लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक HTML फाइल अलग से बनाऊँ और उसको सर्व करूँ, वो भी एक्सप्रेस यूज़ करे बिना। ठीक है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाउ कैन आई सर्व माई इंडेक्स, my index.html file from Node.js using HTTP only. fs path dot join। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसको करने में। मतलब रिस्पॉन्स अगर हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे तब तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। बाकी अगर आप उसका यूज़ नहीं करना चाहते हो एक्सप्रेस का, सिर्फ नोड में ही करना चाहते हो, तो बहुत सारी मेहनत है यहाँ पे। पर इसको भी एक बार करके तो देखेंगे। यहाँ पे आए और यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे लिखा सेट हेडर, तो वो है ऑलरेडी। fs डॉट रीड फाइल, ये वाला एज इट इज़ हमको कॉपी करना है। कहाँ तक? ये रहा हमारा फंक्शन, कॉपी करेंगे fs डॉट रीड, इसको आते हैं यहाँ पे करते हैं पेस्ट, देखते हैं। ये तो नहीं चलेगा हमारा क्योंकि ये एक्सप्रेस का फंक्शन है। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे और ठीक है। ये पाथ डॉट ज्वाइन पता क्या कर रहा है, ये हमारा ना मतलब जो भी डायरेक्टरी है उसकी फाइल में ये इंडेक्स भी गलत लिखा है इसने, आई कैपिटल। ठीक है, UTF-8 हमारा वो HTML वाले ही है जो उसमें ऊपर लिखा रहता है। और अगर एरर आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं कि अगर एरर आ जाए तो आप उसको हैंडल कर लो, राइट कर दो कि ये सर्वर एरर है, और अगर सक्सेस है तो राइट हेड कर दो 200 और यहाँ पे एंड कर दो डेटा के साथ। ठीक है, करते हैं इसको, देखते हैं क्या हो रहा है, चलेगा क्या। अगर ये नहीं चला तो फिर अपन सीधे एक्सप्रेस में ही देखेंगे ये चीज़ करते कैसे हैं। नहीं चल रहा है ये तो। शायद पाथ का इशू है। नहीं, ये तो चलना चाहिए था यार। शायद इसमें क्या कोई पाथ का इशू आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं किस तरीके से काम करता है जॉइंट डायरेक्टरी वाला। ठीक है, इसको देखेंगे अपन, ये वाली चीज़ बस नहीं चली अपनी। बाकी ये चीज़ एक्सप्रेस में बहुत इजीली हो जाती है, हमारा सेंड फाइल फंक्शन लिखते हैं और वो फाइल भेज देता। बाकी मेरा बताने का तरीका ये मतलब बस इतना सा था कि जैसे हम रिएक्ट में भी राउटिंग करते हैं तो हम नेक्स्ट जेएस की मदद से यहाँ पे भी हम राउटिंग सेटअप कर सकते थे, ये इस तरीके से। ठीक है, हमारा एक पूरा का पूरा HTML पेज सर्व होता, मतलब हम पूरी वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते थे बिना जावास्क्रिप्ट यूज़ करे। अलग से जो हम करते हैं फ्रंट एंड में, हम डायरेक्ट नोड जेएस के अंदर ये HTML CSS की फाइल्स को प्लेस करते और काम कर सकते थे। पर हम चाहते ही हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल हो, मैनेजेबल हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड अलग से बनाते हैं, बैक एंड अलग से बनाते हैं और डेटाबेस अलग से डिप्लॉय करते हैं, ताकि किसी एक चीज़ में इशू आए तो हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में खिचड़ पिचड़ ना करना पड़े, हमारे पास सब चीज़ सेपरेट हो, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। कि आप बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उसको उस तरीके से डेवलप करो कि जब भी आपको डीबग करना हो कोई कोड तो बहुत ईजिली कर पाओ। ठीक है, तो बस इतना ही था आज। हेलो। हाँ सर।